नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। इस खास शो में हम आप बात करेंगे यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी खबर से जो विकास की यात्रा के कई मिथक तोड़ती है। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चल सकते हैं। ये खबर विरासत, विकास, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत तिकड़ी के मजबूत होने की है। देखिए। दो फंदे ऊपर, दो गिरह नीचे, एक पश्म आगे, दूसरा पीछे। मौसम सरमा में किसी धूप सी पसरी चारपाई पर घुटनों को एड़ियों से जोड़ दो नेजों से वरासत के पेचे लड़ाती हैं बड़ी भी। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। लखनऊ के मोहल्ला शीश महल में यादों को कुरेदती नोकदार गलियों के दरमियान बड़ी भी सजाती हैं महफिले हुनर, बीनती और बिनवाती हैं विरासत के पैरखान। निमिया पे चिड़ैया के बसेर बनैया ले बीरन की। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। निमिया पे चिड़ैया के बसेर। मेरी बिनाई कम से कम मुझको 50 साल हो गए बुनते हुए। तो हम बिनते थे अपने महल्ले के, रिश्तेदारों के, अपने बच्चों के, फिर अपने पोतों के, नवासों के। फिर हमारे दिमाग में आया कि हम ख़त्म हो जाएंगे तो ये हमारे साथ बिनाई भी चली जाएगी, फिर कोई कर ही नहीं पाएगा। तो फिर हमने ये बच्चों को सिखाना शुरू किया। माशाल्लाह अच्छी खासी लड़कियां 2 टाइम में हमारे पास आ रही हैं। एक शाम के टाइम में आती हैं 4 बजे, एक 12 बजे आती हैं। तो हम उनको सिखा रहे हैं कि हाथ की चीज़ है, अब ये कोई बिनता ही नहीं है, बाज़ार से लाए पहन लिया। आप कोई इतनी मेहनत कौन करेगा कि एक फंदा बिनेगा और बिन के स्वेटर तैयार करेगा। लेकिन इसकी अपना मज़ा अलग होता है बिनाई का पहनने का, अपने घर के बिना हुआ पहनने का। ये हमीदा बानो है। लखनऊ के शीश महल इलाके में एक रिश्ते से सबकी नानी दादी माँ उम्र के आखिरी दशक में है, और इस पड़ाव में भी बस एक ही धुन है, दादी नानी की विरासत की थाली को अगली पीढ़ी के हाथों का हुनर बना देना। और यहाँ पे बुनाई हमीदा मैम से बुनाई सीखने आती हूँ। मुझे पता चला था, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से सीखा, और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं हमीदा मैम के पास आ गई सीखने। और ऐसे करते करते यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत सारे हमको स्टूडेंट मिले। मैं हाउसवाइफ हूँ और अपने घर के काम करके अपनी बच्ची को लेके उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें 1 घंटे में मैं यहाँ जो होता है वो सीखती हूँ, ताकि मैं आगे चल के अपनी और काम कर सकूँ। ऊन के रंग बिरंगे धागों से लखनऊ की तहजीब, नजाकत और विरासत की गर्माहट के ताने बाने बुनती हमीदा बानो की ये उंगलियों का साथ अब बढ़ता जा रहा है। अगली पीढ़ी को कला की ये हुनरकारी सौंपने का हमीदा बानो का ख्वाब अब हकीकत बन रहा है। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबा। किसी भी हुनर के लिए हिम्मत और हौसले के साथ साथ एक अनुशासन की भी बेहद जरूरत होती है। हमीदा बानो मोहल्ला शीश महल में अनुशासन की जीती जागती मिसाल है। सर्दियां हो, गर्मियां हो, बरसात हो,
हर रोज सुबह 10 बजे हमीदा बानो का दरवाजा खुल जाता है और वो अपने इस छोटे से गुरुकुल में चारपाई पर बैठ जाती हैं। नीचे दरी पर ये हुनर सीखने वाली लड़कियां और औरतें मौजूद होती हैं। हर शाम 6 बजे तक अलग अलग पाली में इस 20 बाई 20 के गुरुकुल में उठती है सदाएं, चलती हैं फंदों के गिरने उठने और कुछ बन जाने की जद्दोजहद। तो हम फंदे डालते हैं, ठीक है। हमने फंदे डाले, उसके बाद एक उल्टा और एक सीधा। तो जब हम बॉर्डर बिनेंगे तो फंदा ऊपर से लेंगे, और अगर हम नॉर्मल जैसे उल्टी सीधी तीली बिनते हैं तो नीचे से फंदा लेंगे, ठीक है। ऐसे बनाते बॉर्डर हम 3-4 उंगल तक के बनाते चले जाते हैं। इन चेहरों से झांकती ये आंखें दरअसल सवालों से ही लबरेज नहीं है, ये सुकून के प्याले भी हैं और उम्मीदों का सरमाया भी। क्योंकि हमीदा बानो जो हुनर इन्हें सिखा रही है वो सिर्फ इत्मीनान ही नहीं देगा, बल्कि घर चलाने के फंदों को भी एक आकार देगा। ये हुनर इन चेहरों को आत्मनिर्भर भी बनाएगा और गृहस्थी का हिस्सेदार भी। मैं हाउस वाइफ हूँ और अपने घर के काम करके अपनी बच्ची को लेके उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें 1 घंटे में मैं यहाँ जो होता है वो सीखती हूँ, ताकि मैं आगे चल के अपनी और काम कर सकूँ। भारत में ऊन और बुनाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद में भी ऊन का जिक्र है और तुलसीदास की रामचरित मानस में भी। दुनिया को शून्य देने वाले भारत में फंदों के जोड़ घटाने का सारा गणित महिलाओं के हुनर से जुड़ा है। मनु ने वैश्यों के यज्ञोपवीत के लिए ऊन को श्रेष्ठकर माना है। ऋग्वेद में गणेरियों के देवता पश्म की स्तुति है, जिसमें ऊन कातने का उल्लेख है। भारत में ऊन के सूतों से सिलाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। 19वीं सदी में ब्रिटेन में आई औद्योगिक क्रांति ने भारत की बुनाई परंपरा की दशा और दिशा बदली। ब्रिटेन में हुए औद्योगिकरण से भारत में मशीन से बने सस्ते कपड़े आ गए, जिससे भारतीय हाथ से बने कपड़ों की मांग गिरी। ब्रिटिश नीतियों और भारी आयात शुल्क के कारण भारत से सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों का निर्यात लगभग बंद हो गया। भारत में 90 के दशक के बाद से फैक्ट्रियों में बने स्वेटर, उनकी फिनिशिंग और स्टाइल ने तेजी से जगह बनाई। 90 के दशक की पीढ़ी में गिनती के लोगों ने ही हाथ के बुने स्वेटरों को पहना। ऐसा लगा कि ये विधा वक्त की सलवटों में छिप सी गई है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत है। ऐसे में हमीदा बानो जैसे हुनरमंद हाथों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, हुनर को जिंदा भी रखा और धैर्य से मुश्किलों का सामना भी किया। वक्त बदला और धीरे धीरे हमीदा बानो के गुरुकुल में सीखने वालों की तादाद बढ़ती गई। इधर बाजार में एक बार फिर हाथ से बने स्वेटरों का दौर भी शुरू होता दिखने लगा। ये हाथ की चीज है, अब ये कोई बिनता ही नहीं है, बाजार से लाए पहन लिया। आप कोई इतनी मेहनत कौन करेगा कि एक फंदा बिनेगा और बिन के स्वेटर तैयार करेगा। लेकिन इसकी अपना मजा अलग होता है, बिनाई का पहनने का, अपने घर के बिना हुआ पहनने का। अब इन बच्चों को सिखा दिया है माशाल्लाह से, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया इन बच्चों को सीखते हुए, उम्मीद करते हैं इन लोगों से, इतनी उम्मीद है कि एक दिन ये भी अपने पोते और नवासों को बिन बिन के पहनाएंगी। लखनऊ में चिकनकारी की कला की पूरी दुनिया में धूम है। हाथ के इस बारीक हुनर के दीवाने दुनिया के कोने कोने में हैं। सरकारी मदद और विजन से एक समय समय के फेर में लुप्त प्राय हो रही चिकनकारी अब फिर से मजबूती से उठ खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना से 60 साल के ऊपर के कारीगरों को बड़ी ताकत मिली है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के जरिए सरकार चिकनकारी को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना शिल्पियों को उत्पाद बेचने और शिल्प मेले प्रदर्शनियों में भाग लेने में सरकार मदद करती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के जरिए कारीगरों को ट्रेनिंग, आधुनिक मशीनें और बाजार संपर्क सरकार बढ़ा रही है। निर्यात संवर्धन केंद्र लखनऊ में यूपी सरकार ने स्थापित किया है, जिससे चिकनकारी के प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच रहे हैं। चिकनकारी के इतिहास को बचाने, वर्तमान को मजबूत करने और भविष्य को उज्जवल करने के लिए सरकार कई योजनाओं के जरिए जुटी है। ऊन की कारीगरी की बात करें तो उससे जो स्वेटर इत्यादि बनते हैं, उसमें संगठित कार्य को तो सरकार
मदद देती ही है, लेकिन जो लोग ऊन से कारीगरी कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार की कई योजनाएं विस्तार में बड़ी मदद कर सकती हैं। ऊन के कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना में बुनकर और दर्जी जैसे कारीगर शामिल हैं। इस योजना के तहत सरकार कारीगरों को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स तीनों में मदद करेगी। कारीगर अपने व्यापार का विस्तार करना चाहे तो सरकार बिना गारंटी लोन भी दे रही है। हमीदा बानो इन लड़कियों को हुनर दे रही हैं और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के जरिए आप सब साथियों को सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देने पर बहुत जोर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भी, क्योंकि आप रोजमर्रा की मेहनत करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद पहला लोन 1 लाख रुपए का ही मिलेगा। फिर जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ेगा लोन की रकम भी बढ़ती जाएगी और अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए की होगी। हमीदा बानो ने अपनी पूरी उम्र इस कारीगरी को दे दी है। सफर में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब वो लोगों को रास्ता भी दिखा रही है और उम्मीद भी। 2 फंदे ऊपर 2 गिरह नीचे, एक पश्म आगे दूसरा पीछे। मौसम सरमा में किसी धूप सी पसरी चारपाई पर घुटनों को एड़ियों से जोड़ 2 नेजों से वरासत के पेचे लड़ाती हैं बड़ी भी। बाबा नीमिया के पेड़ जिन काटियो बाबा। लखनऊ के मोहल्ला शीश महल में यादों को कुरेदती नोकदार गलियों के दरमियान बड़ी भी सजाती हैं महफिलें हुनर, बीनती और बिनवाती हैं विरासत के पैरखान। निमिया पे चिड़ैया के बसेर बनैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटियो बाबा। निमिया पे चिड़ैया के बसेर। दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच एक बड़ा अंतर है पर्यावरण को प्रगति पथ पर साथ लेकर चलने का। भारत में प्रकृति की पूजा की जाती है। वो भारत ही था जिसने पूरी दुनिया को प्रकृति की ताकत और उससे जीवन के हर पहलू को सशक्त करने का गुण बताया। लेकिन फिर अंग्रेज़ों के राज का ऐसा भी दौर आया जिसमें प्रगति को और प्रकृति के बीच का तारतम्य टूटा। आज़ादी के बाद के सालों में भी प्रकृति और प्रगति का टूटा तार बहुत मजबूती से नहीं जुड़ पाया, लेकिन अब ये तार पिछले 11 साल में तेज़ी से जुड़ा भी है और ग्रीन एनर्जी में भारत दुनिया को नई राह भी दिखा रहा है। ऐसे ही भविष्य की चमक की राह
निकली है वाराणसी से। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली वाटर टैक्सी काशी में शुरू हो गई है और जल्द ही हाइड्रोजन वाली ट्रेन भी चलेगी। ये खबर देखिए, आपको भारत की क्षमता और उसकी प्रगति और उसके विजन पर गर्व होगा। पानी गंगा का, गंगा भारत की, भारत विजन का। नाव लोहे की, लोहा भारत का, भारत सृजन का। ईंधन भविष्य का, भविष्य आत्मनिर्भरों का, आत्मनिर्भर भारत के। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते। मंत्रोच्चार से जब आसमान गूंजने लगता है तो पूरा माहौल नव्य, दिव्य और भव्य हो जाता है। वाराणसी में 11 दिसंबर की दोपहर दिव्यता के सूरज से जगमगा रही थी। मोदी सरकार ने देश को पर्यावरण और आध्यात्म के एक बड़े वरदान को देश को समर्पित किया है। वाराणसी की निश्चल धारा में तैरती ये नाव आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन पर्यटन का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली नाव है। खासियतें इतनी कि सैर करने वालों, सैर कराने वालों और सैर करते देखने वालों सभी को मजा आ जाएगा। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से केवल पानी बनता है, जिससे कोई कार्बन या जहरीली गैस नहीं निकलती। इससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता। दहन इंजन न होने के कारण ये नाव बहुत शांत चलती है। ये तकनीक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है और बैटरी पैक को चार्ज करती है। सौर ऊर्जा और बैटरी साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे ऊर्जा बचत होती है। इनमें चलने वाले पुर्जे कम होते हैं, इसलिए डीजल नावों की तुलना में मरम्मत और रखरखाव बेहद सस्ता है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जलमार्ग विकास के सिलसिले में नई हम लोगों ने कदम उठाए हैं और परिवहन व्यवस्था को हम अधिक गति देने के लिए आज भिन्न कार्यक्रम देश के अलग अलग प्रांतों में ले गए हैं, सफलपूर्वक उसको लागू की गई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ये नाव का वाराणसी में लॉन्च करने के पीछे का मकसद भी खास है और इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत की योजना भी बड़ी है। हाइड्रोजन वाली नाव प्रकृति के साथ साथ चलकर समृद्धि की ओर बढ़ने का ब्लूप्रिंट है। आपको पीएम मोदी की ग्रीन टूरिज्म की पूरी योजना भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले वाराणसी की इस हाइड्रोजन वाली खास नाव के रूट और किराए के बारे में जान लीजिए। वाटर टैक्सी रोजाना नमो घाट से रविदास घाट के बीच चलेगी। एक साथ 50 यात्री वाटर टैक्सी में बैठ सकते हैं। पूरे दिन में टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट के बीच 7 से 8 चक्कर लगाएगी। सफर के दौरान जलपान पूरी तरह वेजिटेरियन होगा। सफाई के लिए बायो टॉयलेट की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए पूरे नाव में सीसीटीवी लगे हैं। टिकट प्रति व्यक्ति 500 रुपए है। पूर्णतया स्वदेशी इस जलयान का निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ है। हाइड्रोजन की आपूर्ति बेंगलुरु की एक कंपनी करेगी। नमो घाट और 80 घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वाटर टैक्सी में 2 स्क्रीन से यात्री गंगा और काशी के बारे में जानकारी दी जा रही है। वाराणसी में हाइड्रोजन से चलने वाली नाव को लेकर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु और स्थानीय एक सुर में पीएम मोदी के विजन और पर्यावरण संरक्षण की तारीफ भी कर रहे हैं और इसको लेकर बेहद उत्साहित भी हैं। मैं अभी जानती हूँ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल यहाँ पे जो इनिशिएट हुआ है, ये इसका यूज़ इतना है कि इससे वायु पोल्यूशन नहीं होगा और यहाँ का जो गंगा जल है उसका पोल्यूशन भी नहीं होगा। जैसे इसमें आवाज़ भी बहुत कम आ रही है ना, इसलिए इससे हमको ध्वनि का पोल्यूशन भी नहीं होगा। ये हमारे मोदी जी का पहला इनिशिएटिव है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सब पहले से बेनिफिट है, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है इसमें। वायु प्रदूषण है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, जल प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, मतलब पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए सुरक्षित है। जैसा आप देख रहे हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उसको रोक रहा है सर। फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। ये पहला जलयान फ्लैग ऑफ हुआ है। ये अपने आप में आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं इतिहास रचेगा, क्योंकि पर्यावरण को रोकने के लिए जो ये हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया, गैस का इस्तेमाल किया गया है, वो निश्चित तौर पे हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है।
दरअसल हाइड्रोजन से चलने वाली ये नाव राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का ही एक अंग है। ये पीएम मोदी का विजन है कि आने वाले दशक में भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करके दुनिया को नई राह दिखाए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मोदी सरकार ने जनवरी 2023 में शुरू किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। मिशन के जरिए भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके उत्पादों जैसे अमोनिया मेथनॉल के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी बनाना लक्ष्य है। इस मिशन से औद्योगिक, ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। मिशन से भारत दुनिया में सबसे मजबूत हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनेगा। वाराणसी में विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के मानचित्र पर पिछले 11 साल में भारत बहुत मजबूती से स्थापित हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में यूपी पूरे देश में अग्रणी राज्यों में से एक है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था। 12 दिसंबर 2025 तक 4 साल में काशी में रिकॉर्ड 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कॉरिडोर से काशी की अर्थव्यवस्था को करीब 26,000 करोड़ का फायदा हुआ है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पिछले 4 साल में कॉरिडोर के चलते यूपी की इकोनॉमी को 1.25 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिला है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यूपी को पहला हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का तोहफा तो मिल गया, लेकिन अब यूपी को एक और तोहफा मिलने वाला है और ये ग्रीन टूरिज्म में यूपी की साख और मजबूत करेगी। ये है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल। जल्दी ही ये देश की पटरियों पर दौड़ने वाली है और इससे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन पूरी दुनिया में नहीं है। यह हाइड्रोजन ट्रेन भारत की क्षमता और पीएम मोदी के विजन का पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर ऐलान है। हाइड्रोजन train, there are only 4 countries in the world which have been able to develop a hydrogen train, and most of the countries have developed trains with the capacity of about 500-600 horsepower. We in India decided to take that as a challenge, and we have developed successfully using our own engineers, using our own talent, a hydrogen train which is 1,200 horsepower. जानकारी के मुताबिक लखनऊ से कानपुर, अयोध्या और बनारस जैसे प्रमुख रूटों पर चलाई जाएगी। योगी सरकार ने हाल ही में IIT BHU और MMMUT गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके तहत बनारस से गोरखपुर के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। जिस तरह हाइड्रोजन नाव खास है, उसी तरह ये हाइड्रोजन ट्रेन भी विशिष्ट होगी। इसकी खासियत जानेंगे तो आपको अपने देश और उसकी क्षमता पर गर्व होगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में चल रही है। हाइड्रोजन ट्रेन में 1200 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन लगा है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। डीजल ट्रेन की तुलना में रखरखाव बेहद सस्ता होगा। ट्रेन 0 कार्बन उत्सर्जन करती है, वायु और ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ पानी और हीट जनरेट करती है। पीएम मोदी के ग्रीन एनर्जी और ग्रीन टूरिज्म के विजन को यूपी में सीएम योगी हर स्तर पर साकार करने में जुटे हैं। इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट से पर्यावरण की रक्षा भी होगी और इकोनॉमी को बड़ा बूस्टर भी मिलेगा।
वो कहते हैं कि जो देश इतिहास को नहीं संजोता उसको इतिहास भी बिखर जाने देता है। भारत परंपराओं का देश है जहां विरासत की थाती को संभालना धर्म समझा जाता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे राष्ट्र के प्रेरणा देने वाला स्थल सजकर तैयार है। आने वाली 25 दिसंबर को पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये यूपी के विकास और विरासत की अमर गाथा युगों युगों तक गाने वाला प्रेरणा स्थल है। ये विरासत भी संभालेगा और विकास भी करेगा। आपके लिए विरासत की इस अनमोल रत्न की सारी खासियत दिखाने के लिए आपके पसंदीदा चैनल डीडी यूपी के संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। दिखाते हैं आपको। गोमती के तट पर इतिहास करवट ले चुका है। गोमती की लहरों के बीच अब सिर्फ पानी नहीं बह रहा, जो बह रही है वो राष्ट्रवाद की धड़कन है। कमल के आकार में सजा 232 करोड़ की लागत से बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब पूरी तरह तैयार है। ये सिर्फ एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का वो स्वरूप है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भव्य लोकार्पण किया जाना है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। लखनऊ की वसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर लगभग तैयार हो गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर कांस्य की 63 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया है। प्रेरणा स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रमुख मूर्तिकार राम सुतार और माटू राम ने बनाई है, जिनके निर्माण में 21 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। पूरा राष्ट्र प्रेरणा स्थल कमल के आकार पर आधारित डिजाइन में तैयार किया जाना है। प्रेरणा स्थल के लोकार्पण के साथ ही लखनऊ एक बार फिर बनने जा रहा है राष्ट्र गौरव के इतिहास का गवाह। जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क और अंबेडकर पार्क के बाद राष्ट्र प्रेरणा स्थल शहर का चौथा बड़ा पार्क होगा और इसके साथ ही पुराने शहर को एक बड़ा आयोजन स्थल और मनोरंजन के लिए नया पार्क मिलने वाला है। ये देश में नेताओं की सबसे बड़ी मूर्तियां हैं, जिसकी संरचना, डिजाइन और भव्यता के कारण ये स्थल लखनऊ का नया पहचान बिंदु बनने जा रहा है। अब एक नजर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भी डालते हैं और ये भी जानते हैं कि इसकी विशेषताएं और खासियत क्या है, जो लखनऊ की शोभा में 4 चांद लगाएगी। ये स्थल ग्रीन कॉरिडोर से जुड़ा है, जिससे आवागमन बेहद आसान है। इसमें तीनों विभूतियों की प्रतिमाएं रात में अलग अलग रंग के वस्त्र पहने दिखेंगी। इसके लिए प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था। यहाँ पर राजधानी का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पक्का मंच है। मंच के पीछे वीवीआईपी और वीआईपी के लिए सेफ हाउस भी बने हैं। प्रतिमाओं के निर्माण पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 3000 लोगों की क्षमता का एम्फी थिएटर बना है। इसके अलावा इसमें 1 लाख लोगों की क्षमता वाला मैदान भी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में परिसर के अंदर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और 6300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में म्यूजियम ब्लॉक बना है। प्रेरणा स्थल में निर्माण से जुड़े सभी काम लगभग पूरे होने को हैं और म्यूजियम ब्लॉक को सजाने का काम चल रहा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण तेज कर दिया है। परिसर में वीवीआईपी, वीआईपी और आम जनता की एंट्री के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पहुंचने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। डीडीयूपी के संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने प्रेरणा स्थल पर पहुंचकर इसकी खूबसूरत तस्वीरों और इसकी खासियत पर खास रिपोर्ट पेश की। राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज इलाके में बन रहे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आने वाले 25 दिसंबर को अटल बिहारी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हम आपको इस स्थल की दिव्यता, भव्यता को दिखाना चाहते हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे, वो आपको दिखाएंगे क्यों ये स्थल इतना दिव्य और भव्य है। हम सबसे पहले आपको वो मूर्तियां दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर लगी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की
मूर्ति आप देख सकते हैं जो सबसे पहले हमारी दाहिनी तरफ लगी हुई है। बीच में अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति लगी हुई है, और अगर हम बाई तरफ बात करें तो श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति लगी है। इन मूर्तियों की खासियत की अगर बात करें तो 63 फीट ऊंची ये मूर्ति देश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से जानी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो ठीक मूर्तियों की अगर बाईं तरफ की बात करें तो जो वो कहीं ना कहीं कमल की तरह उसको बनाया गया है, ताकि उसका जो रूप रंग है वो कमल के फूल की तरह दिखे। प्रेरणा स्थल के ठीक सामने अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों के, क्योंकि ये रैली क्षेत्र भी होगा, यहाँ पर रैलियाँ भी होंगी, उसको लेकर के जो क्या कहते हैं शेड बनाया गया है। लगभग 1 लाख तक की आबादी के लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं और इस प्रेरणा स्थल में मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि 63 एकड़ में फैला हुआ ये प्रेरणा स्थल। तो देखा आपने केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है, और हम यूपी के विकास को आप तक पहुंचाने का एक ऐसा जरिया बन रहे हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी के विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।